यानी प्रशांत महासागर अर्थ के टोटल सरफेस का 1/3 पार्ट कवर करता है। यानी अगर आप अर्थ के सारे लैंड्स को आपस में मिला भी दें तो भी प्रशांत महासागर इस कंबाइंड लैंड से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर आपको इस सुनसान समुद्र के बीच में केवल एक दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए, जहां चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक केवल और केवल पानी ही पानी हो, जहां न जाने कितने ही अनजान खतरे हर पल आपका इंतजार कर रहे होंगे। सोचिए ऐसी सिचुएशन में आप पर क्या बीतेगी। हम में से 99% लोग तो इस बात को सोचकर ही गिव अप कर देंगे कि हजारों किलोमीटर फैले इस समुद्र से बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में भी जीने की उम्मीद तलाश ही लेते हैं, जहां हम जैसे लोगों के सर्वाइवल के चांसेस 0% होते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपने अदम्य साहस और मजबूत इच्छा शक्ति से प्रशांत महासागर जैसे विशाल समुद्र को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। साल्वाडोर अल्वरंगा नाम का ये शख्स पेशे से मेक्सिको का काफी अनुभवी मछुआरा था, जो अक्सर प्रशांत महासागर में मछलियां पकड़ने के लिए जाता रहता था। 17 नवंबर 2012 की सुबह अल्वरंगा हमेशा की तरह ही मछलियां पकड़ने के लिए अपनी नाव को तैयार कर रहा था, लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा था। संभवतः जैसे अगले कुछ घंटों में ही भयानक तूफान आने वाला हो। इसलिए अल्वरंगा ने अपने एक दोस्त अजीकल कोर्डोबा के साथ मिलकर 30 घंटे की एक छोटी फिशिंग शिफ्ट पर जाने का निर्णय लिया, ताकि तूफान के खत्म होने तक वे इस शिफ्ट में पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। इसलिए उन्होंने इस ट्रिप के लिए एक 7 मीटर लंबी बोट को चुना, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी मोटर और मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए एक पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर लगा हुआ था। अपनी सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अल्वरंगा और उसका दोस्त मैक्सिको के कोस्टा एजल विलेज से अपनी यात्रा पर रवाना हुए। अगले दिन सुबह 1 बजे तक वो तट से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके थे। इस जगह पहुंचकर उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल को समुद्र के चारों तरफ फैला दिया और उसमें मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी अचानक समुद्र में खतरनाक लहरें उठने लगी। ये इस बात की तरफ संकेत कर रहा था कि जल्द ही इस इलाके में भयंकर तूफान आने वाला है। इसलिए वो दोनों बिना देर किए हुए जाल और दूसरी सभी चीजों को वहीं छोड़कर किनारे की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने अभी तक पकड़ी हुई सारी मछलियों और दूसरे सामान को भी नाव के बाहर फेंक दिया, ताकि तूफान में उनकी नाव हल्की बनी रहे और वो डूबने से बचे रहें। इस टाइम वे तट से मात्र 6 घंटों की दूरी पर थे। पूरी रात वो दोनों तूफान से लड़ते हुए तेज हवाओं के विपरीत अपनी पूरी स्पीड से तट की तरफ चले आ रहे थे। सुबह करीब 7 बजे वो तट से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर थे। इस समय उन्हें अपने गांव के पहाड़ों की चोटियां साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक उनकी नाव में लगी मोटर एक झटके के साथ बंद हो गई। संभवतः लगातार 6 घंटों तक अपनी फुल कैपेसिटी में चलने के कारण हीट की वजह से मोटर में इंटरनल डैमेज हुआ था। लेकिन ये उनके लिए अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि उस टाइम उनके पास नाव में ऐसा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट या पैडल मौजूद नहीं था जो मोटर के काम ना करने की सिचुएशन में उनको आगे बढ़ा सके। इसलिए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अब उनकी नाव तेज हवा की दिशा में तट से दूर जाने लगी। जमीन के इतने नजदीक आकर वापस उससे दूर जाना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सौभाग्यवश उनकी बोट में लगा हुआ रेडियो अभी भी काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बॉस से कांटेक्ट किया और उसे अपनी पोजीशन के बारे में जानकारी दी। लेकिन जैसे ही उनके बॉस ने उनको ढूंढने के लिए सर्चिंग टीम रवाना की तो उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। यानी अब उनकी लोकेशन को किसी भी हालात में ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए उनके बॉस ने उनको हर पॉसिबल फिशिंग लोकेशन पर तलाशने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। फाइनली कुछ दिनों के बाद उनके बॉस ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। उधर तेज हवाओं के झोंकों के साथ कंटिन्यू 5 दिनों तक ट्रैवल करते हुए अल्वरंगा और उसका दोस्त अपने गांव से 450 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इस टाइम उनके चारों ओर दूर दूर तक केवल और केवल समुद्र ही दिखाई दे रहा था। इवन इस विशालकाय समुद्र के आगे उनकी बोट इतनी छोटी थी कि उसे किसी एयरशिप के द्वारा भी स्पॉट कर पाना इम्पॉसिबल था। यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जहां पर किसी भी तरह की मदद का आना संभव ही नहीं था। उनके एक तरफ जमीन 450 किलोमीटर की दूरी पर थी, जहां वो चाहकर भी नहीं जा सकते थे, जबकि दूसरी तरफ जहां हवा उन्हें धकेले जा रही थी वहां जमीन इतनी दूर थी कि वहां पहुंचते पहुंचते ही उन्हें सालों का वक्त लग जाता। लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उन्हें किसी भी तरह खुद को 1 साल तक जीवित रखना था। तूफान आने के बाद उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट और मछली पकड़ने का जाल वहीं छोड़ दिया था, इसलिए अब उनके पास मछली पकड़ने के लिए भी कोई उपकरण मौजूद नहीं था।
ऐसे में वो या तो अपनी बोट के आसपास मंडरा रहे छोटे पक्षियों को उछलकर पकड़ते या फिर पानी में हाथ डालकर किसी मछली को पकड़ने की कोशिश करते। इन्हीं मछलियों और पक्षियों को खाकर वो अपनी भूख मिटाते। वहीं पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों का यूज किया जो उन्हें बीच समुद्र में तैरती हुई मिली। जब कभी बारिश होती तो वो इन बोतलों को खोल कर रख देते और फिर अगली बारिश होने तक इस पानी को पीकर सरवाइव करते। लेकिन जब कभी बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती थी तो मजबूरन उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कछुओं का ब्लड पीना पड़ता था, जिन्हें वो समुद्र के अंदर हाथ डालकर ही पकड़ते थे। अगर कभी कछुओं का ब्लड भी नहीं मिल पाता था तो उन्हें अपना खुद का यूरिन भी पीना पड़ता था। इसी तरह सरवाइव करते करते 4 महीने बीत चुके थे। लेकिन 4 मंथ के बाद एल्वरंगा के दोस्त कोर्डोबा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि लगातार 4 महीनों तक कच्चा मांस खाने और कंटिन्यू ब्लड और यूरिन के सेवन के कारण उसकी हालात अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने कुछ भी खाने या पीने से मना कर दिया, जिसके कारण कुछ दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अब एल्वरंगा उस विशालकाय समुद्र में केवल अकेला बचा हुआ था, जहां अभी भी दूर दूर तक कोई लैंड दिखाई नहीं दे रहा था। इस इमेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय एल्वरंगा की हालत क्या रही होगी। 4 मंथ ट्रैवल करने के बाद भी एल्वरंगा प्रशांत महासागर में इस जगह के आसपास ही पहुंच पाया था। ये एरिया प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जहां रेयरली ही कोई शिप पहुंच पाती है। लेकिन सौभाग्यवश जब एल्वरंगा इस एरिया में ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त इस एरिया से होकर एक कार्गो शिप गुजरा। लेकिन ये एल्वरंगा की बदकिस्मती ही थी कि उस शिप के क्रू ने उसे देखने के बावजूद भी नेगलेक्ट कर दिया। सोचिए उस वक्त एल्वरंगा पर क्या बीती होगी, जो पिछले 4 महीनों से किसी मदद का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एल्वरंगा को यहाँ से आगे का सफर भी अब खुद ही तय करना था। इसलिए अगले 10 महीनों तक एल्वरंगा इसी तरह धूप, छांव, तूफान और बारिश को सहते हुए आगे बढ़ता रहा। 14 महीनों के इस लंबे अंतराल में एल्वरंगा ने अपनी छोटी सी नाव के द्वारा करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। फाइनली अपनी इस संघर्षपूर्ण यात्रा के 440वें दिन 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और कुछ पक्षी उसके आसपास मंडराने लगे। इन संकेतों को देखकर एल्वरंगा समझ गया था कि आसपास कहीं कोई लैंड मौजूद है। फाइनली कुछ देर बाद एल्वरंगा को अपनी आंखों के सामने 14 महीनों के बाद जमीन दिखाई दी। ये मार्शल आइलैंड था जो प्रशांत महासागर के तट से करीब 11,000 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे ही एल्वरंगा की नाव इस आइलैंड के नजदीक पहुंची तो उसने नाव से जंप किया और तैरते हुए इस आइलैंड पर पहुंचा। फाइनली कुछ देर उस आइलैंड पर भटकने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। जब एल्वरंगा ने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो उस घर से एक इंसान बाहर निकल कर आया। इस समय एल्वरंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो पूरे 1 साल के बाद किसी इंसान को अपने सामने देख पा रहा था। ये एल्वरंगा की खुशकिस्मती ही थी कि उसकी नाव इस छोटे आइलैंड के रास्ते से होकर गुजरी, क्योंकि अगर एल्वरंगा गलती से भी इस आइलैंड को मिस कर देता तो उसे 5,000 किलोमीटर आगे फिलीपींस में ही जमीन नसीब हो पाती, जहां पहुंचने में उसे 240 दिन और लग जाते। लेकिन सौभाग्यवश वो 240 दिन पहले ही इस छोटे से आइलैंड पर लैंड कर पाने में कामयाब रहा। बाद में उसे इस आइलैंड से रेस्क्यू कर अपने गांव लाया गया, जहां आकर उसने अपनी इस जर्नी पर एक किताब लिखी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस पर उसके दोस्त की फैमिली ने ये कहते हुए $1 मिलियन का मुकदमा लगा दिया कि उसने सरवाइव करने के लिए अपने दोस्त की लाश को खाया था। अपने दोस्त को खोना और बाद में ऐसे इल्जामों का सामना करना काफी दुखद था। लेकिन इस असहनीय और दर्द भरी यात्रा ने एल्वरंगा को जाने अनजाने में एक ऐसा शख्स बना दिया जिसने 438 दिनों तक समुद्र में बिना किसी बाहरी मदद के अकेले रहकर सरवाइव कर पाने में कामयाबी हासिल की हो। आज भी उनका ये रिकॉर्ड अनबीटेबल है। और क्या आपने कभी किसी ऐसे सिचुएशन की कल्पना की है जिसमें आप हजारों फीट की हाइट से नीचे गिर रहे हो? अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं तो वहां हमारे नीचे गिरते ही हमारी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन अगर यही घटना हमारे साथ रियल लाइफ में हो तो? आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करने वाले हैं जब एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिर गई थी। ये घटना दिसंबर 1971 की है। जूलियन कैप्की ने 20 दिसंबर 1971 को अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की। जूलियन की मां लाइमा शहर में काम करती थी, जबकि उसके पिताजी अमेजन रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करते थे। इसलिए जूलियन अपनी मां के साथ जल्द से जल्द अपने पिता के पास अमेजन रेन फॉरेस्ट के एक रिसर्च स्टेशन पर जाना चाहती थी। लेकिन 23 दिसंबर को जूलियन के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और जूलियन भी अपनी स्कूल लाइफ के इस अंतिम फंक्शन को अटेंड करना चाहती थी। सो दोनों ने फैसला लिया कि वे 24 दिसंबर को अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगी। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस होने के कारण सभी फ्लाइट्स पहले से ही बुक थी। ऐसे में उनके सामने एकमात्र ऑप्शन था लैंसा एयरलाइन।
लेकिन लैंसा एयरलाइन उस टाइम पास्ट में हुए अपने 2 प्लेन क्रेशेस के चलते अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो चुकी थी और इसी वजह से जूलियन के पिता ने भी उन्हें इस एयरलाइन के विमानों में यात्रा करने से मना कर दिया था। लेकिन पिता से मिलने की बेताबी के चलते जूलियन और उसकी मां ने इस सलाह को नेगलेक्ट कर लैंसा की फ्लाइट 508 में अपनी टिकट्स बुक करवा ली। फ्लाइट 508 को 24 दिसंबर को सुबह जल्दी ही उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते उड़ान को 7 घंटे के लिए डिले कर दिया गया। फाइनली दोपहर को फ्लाइट 508 ने लाइमा से लक्कीटोस के लिए उड़ान भरी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मौसम अचानक बदलने लगा। प्लेन के चारों तरफ घने काले बादल छाने लगे। कुछ देर बाद ही प्लेन के चारों तरफ अंधकार छा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में कोई भयंकर तूफान आने वाला है। जैसे ही फ्लाइट 508 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंची तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर उस एरिया में खराब मौसम अब तूफान में बदल चुका था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी और बिजली किसी सांप की तरह प्लेन के चारों तरफ मंडरा रही थी। लेकिन इतने खराब मौसम के बावजूद भी क्रू ने उड़ान को कंटिन्यू रखने का फैसला किया, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के चलते उन पर निश्चित समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंचने का प्रेशर था। क्योंकि लैंसा एयरलाइन पहले ही अपनी रेपुटेशन कम होने के चलते काफी नुकसान उठा चुकी थी, ऐसे में अब फेस्टिवल सीजन के दौरान लैंसा एयरलाइन कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहती थी। सो फ्लाइट को इसी एल्टीट्यूड पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ही तेज आंधी और तूफान की वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगा। यात्रियों का सामान लॉकर्स में से निकलकर प्लेन में चारों तरफ बिखरने लगा। तभी अचानक प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। प्लेन के लेफ्ट विंग पर बिजली गिरी थी। इस लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण प्लेन का फ्यूल टैंक इग्नाइट हो गया। कुछ देर बाद ही प्लेन का विंग जिसमें आग लगी थी वो टूटकर प्लेन से अलग हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्लेन अनकंट्रोल होकर नोज के बल नीचे गिरने लगी। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंची तो प्लेन टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जूलियन अपनी सीट के साथ प्लेन के टूटे हुए आधे टुकड़े से अलग होकर नीचे गिरने लगी। इस टाइम जूलियन ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए वो भी सीट के साथ चिपकी रही। जूलियन को इस टाइम केवल हवा की तेज आवाज और अपने चारों तरफ घूमता हुआ जंगल ही दिखाई दे रहा था। हालांकि कुछ देर बाद ही इतनी ऊंचाई से गिरने के डर के कारण जूलियन अपनी चेतना खो चुकी थी, जिसके कारण वो हवा में ही बेहोश हो गई। लेकिन सौभाग्यवश जूलियन की सीट जंगल में पत्तों के ढेर पर गिरी, जिसके कारण 10,000 फीट की हाइट से गिरने के बाद भी जूलियन सरवाइव कर पाने में कामयाब रही। प्लेन में सवार 92 लोगों में से वो केवल अकेली ऐसी थी जो इस भयानक हादसे में सरवाइव कर पाई। जंगल में नीचे गिरने के लगभग 24 घंटे बाद तक जूलियन उस भयानक जंगल में बेहोश पड़ी रही। 24 घंटे बाद जब जूलियन को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी मां को पुकारना शुरू किया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया था कि वो इस जंगल में अकेली है और संभवतः अपनी मां को इस दर्दनाक हादसे में खो चुकी है। अब जूलियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने की, क्योंकि अमेजन के जंगल बहुत अधिक डेंस हैं। ऐसे में किसी भी रेस्क्यू मिशन के द्वारा उसे तलाशना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि बाहर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस भयानक हादसे में कोई जिंदा भी बचा होगा। अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण जूलियन की कॉलर बोन भी टूट चुकी थी। वहीं जूलियन के हाथ और पांवों पर भी गहरे घाव के निशान हो चुके थे। सौभाग्यवश जूलियन को क्रैश साइट के पास पैक्ड फूड के कुछ पैकेट्स मिल गए, जिसने अगले कुछ दिनों के लिए उसकी भूख को शांत किया। इस दौरान गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से एयर सर्चिंग मिशन भी अमेजन के जंगलों में भेजे गए, लेकिन जंगल के अत्यधिक डेंस होने के कारण ना तो वो एयरप्लेन के मलबे को तलाश सके और ना ही जूलियन को। जूलियन भी अब तक यह समझ चुकी थी कि उसे इस मुसीबत से खुद ही निकलना होगा। हालांकि जूलियन के पिता अमेजन के जंगलों में रिसर्च करते थे और जूलियन भी बहुत बार उनके साथ उनके रिसर्च स्टेशन पर रुकती थी। इस दौरान उसके पिताजी ने एक बार उसे बताया था कि अगर कभी जंगल में भटक जाओ तो पानी ही वो एकमात्र रास्ता होता है जो आपको इंसानी बस्तियों तक लेकर जा सकता है। इसलिए जूलियन ने अपने आसपास पानी को तलाशना शुरू किया और लकीली उसे पानी की एक छोटी स्ट्रीम मिल भी गई। जहरीले जानवरों और मांसाहारी जानवरों से बचते बचते कई दिनों तक इस धारा का पीछा करते करते जूलियन एक बड़ी नदी के किनारे तक पहुंच भी गई, लेकिन अभी भी वहां किसी इंसान की मौजूदगी के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। ये उसके लिए वाकई निराश करने वाला था, लेकिन उसे ये अच्छे से पता था कि इस टाइम उसके खुद के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए उसने नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी जब वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाई तो उसने नदी के बीच में तैरकर जल्दी से किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचने का फैसला लिया। हालांकि अमेजन के जंगलों में स्थित नदियों में शिकारी मछलियों और मगरमच्छ का पाया जाना एक आम बात है, लेकिन अगर जूलियन इस नदी में तैरकर आगे नहीं बढ़ती तो भी उसका मरना तो तय था। सो उसने पहले वाला ऑप्शन ही चुना।
वो दिन के टाइम नदी में तैरकर किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करती और रात के टाइम नदी से बाहर निकलकर जंगल में आराम करती। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जंगल में रात के टाइम शिकारी जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। साथ ही कीड़ों के काटने और पूरे दिन पानी में रहने के कारण अब उसके घावों में भी कीड़े पड़ने लगे थे, जो उसे असहनीय दर्द का एहसास करवा रहे थे। अपनी इस संघर्षपूर्ण यात्रा के 10वें दिन जब वो इस नदी को पार कर एक तट पर पहुंची तो उसे वहां एक लकड़ी की बनी हुई नाव दिखाई दी, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि वहां आसपास कोई इंसान हो सकता है। इसी तलाश में जब जूलियन ने आसपास के इलाकों में आगे जाकर तलाश की तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ये झोपड़ी अंदर से पूरी तरह खाली थी, बस इसमें एक आउटबोर्ड मोटर्स और एक गैसोलीन का कनस्तर रखा हुआ था। इसलिए जूलियन ने सबसे पहले गैसोलीन की हेल्प से अपने घावों को साफ किया और फिर रात को वहीं इंतजार करना ठीक समझा। अगली सुबह जूलियन की नींद कुछ आवाजों के साथ खुली। ये आवाजें झोपड़ी के बाहर काम करने वाले लकड़हारों की थी। जब ये लकड़हारे झोपड़ी के अंदर आए तो जूलियन ने उन्हें पिछले 11 दिनों में अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने जूलियन को पास ही के एक सुरक्षित गाँव में पहुँचाया, जहाँ से एक लोकल पायलट के द्वारा जूलियन को हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया। बाद में जूलियन के द्वारा बताई गई संभावित लोकेशन से फ्लाइट 508 का मलबा और इस घटना में मारे गए यात्रियों की डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया। इस तरह केवल अपने हौसले और हिम्मत की वजह से ही 10,000 फीट से गिरकर और 11 दिन अमेज़न जैसे भयानक जंगलों में रहकर भी जूलियन जिंदा बच पाने में कामयाब रही। तो गाइज, क्या आपने कभी किसी इंसान को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा है? सुनने में ये भले ही मजाक लगता हो, लेकिन ये सच है। इतिहास में एक ऐसी भी घटना घट चुकी है जब एक कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष से नीचे गिर गया था। इस घटना की शुरुआत होती है 14 जनवरी 1969 को, जब सोवियत यूनियन अपने 3 असफल मिशनों के बाद सोयूज 4 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। सोयूज 4 के द्वारा केवल एक अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर स्टालोव को लो अर्थ ऑर्बिट में 224 किलोमीटर ऊपर पहुंचाना था, जहां सोयूज 4 को सोयूज 5 के साथ डॉकिंग करनी थी। डॉकिंग के बाद सोयूज 5 से 2 कॉस्मोनॉट को सोयूज 4 के अंदर आना था और उसके बाद सोयूज 4 को 3 क्रू मेंबर के साथ वापस पृथ्वी पर लौटना था। तय शेड्यूल के अनुसार सोयूज 4 को 14 जनवरी 1969 को बाइकोन्यूर से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के बाद सोयूज 4 लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचकर अर्थ को ऑर्बिट करने लगा। उधर एक दिन बाद 15 जनवरी को सोयूज 5 को भी बाइकोन्यूर लॉन्चिंग साइट से लॉन्च कर दिया गया। कुछ टाइम बाद सोयूज 5 भी सफलतापूर्वक अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। सोयूज 5 में 3 कॉस्मोनॉट मौजूद थे, जिसमें से 2 कॉस्मोनॉट को डॉकिंग के बाद सोयूज 4 में जाना था, जबकि तीसरे कॉस्मोनॉट बोरिस वोलिनोव को सोयूज 5 में ही रहकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल करेक्शन के जरिए धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक पहुंचने लगे। फाइनली 16 जनवरी 1969 को जब सोयूज 4 अपने 34वें ऑर्बिट पर था और सोयूज 5 अपने 18वें ऑर्बिट पर था, तब दोनों ही शिप का ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम दोनों शिप को 99 मीटर के दायरे में लेकर आ गया। इसके बाद सोयूज 4 के कमांडर स्टालोव ने मैनुअली डॉकिंग को ऑपरेट किया। फाइनली सुबह 11:20 पर दोनों स्पेसक्राफ्ट ने एक दूसरे के साथ डॉकिंग करके इतिहास रच दिया। ये पहली बार था जब 2 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक डॉक हो पाए थे। हालांकि इसके 2 महीने बाद ही मार्च 1969 में अमेरिका ने भी अपोलो 9 के जरिए ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट के डॉक होने के बाद अब बारी थी सोयूज 5 में से 2 कॉस्मोनॉट के सोयूज 4 में जाने की। लेकिन उस समय सोवियत यूनियन के पास इंटरनल टनल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके द्वारा अंतरिक्ष यात्री 2 डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट में इंटरनल रूप से आ जा सकते थे। इसलिए तब कॉस्मोनॉट्स को दूसरे स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए स्पेस वॉक करना पड़ता था। दोनों कॉस्मोनॉट ने सोयूज 5 के आउटर हैच को ओपन किया और हवा में तैरते हुए सोयूज 5 से सोयूज 4 तक लगे हैंडरेल्स को पकड़ते हुए सोयूज 4 के अंदर एंटर किया। इस तरह सभी एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी में कुल 4 घंटे 35 मिनट लगे। इस दौरान दोनों स्पेसक्राफ्ट भी करीब 4 घंटे 35 मिनट तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे थे। इसी कारण सोयूज 4 और सोयूज 5 को संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे पहला वर्किंग स्पेस स्टेशन का दर्जा भी दिया गया था। फाइनली सभी काम होने के बाद 16 जनवरी को शाम 3:55 पर सोयूज 4 और सोयूज 5 अनडॉक हुए और इसके एक दिन बाद यानी 17 जनवरी को सोयूज 4 को लैंडिंग की परमिशन दे दी गई, जबकि सोयूज 5 को अभी भी वहीं रुकना था।
इसलिए सोयुज 4 ने अपने 45वें ऑर्बिट के दौरान लैंडिंग अप्रोच शुरू की और सुबह करीब 9:50 पर 3 कॉस्मोनॉट्स के साथ पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। इस समय सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट बेहद खुश थे क्योंकि उनका मिशन सफल हो चुका था। पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक डॉकिंग परफॉर्म कर पृथ्वी पर वापस लौटा था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी क्योंकि सोयुज 5 अभी भी स्पेस में ही था। इसलिए अब बारी थी सोयुज 5 को वापस बुलाने की। 18 जनवरी को सोयुज 5 को भी लैंडिंग की परमिशन दे दी गई। इसलिए उसमें मौजूद कॉस्मोनॉट बोरिस वोलिनोव ने रेट्रोफायर के लिए स्पेसक्राफ्ट का मैनुअली ओरिएंटेशन स्टार्ट किया। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आने के कारण वो ओरिएंटेशन को कंप्लीट कर पाने में नाकाम रहे। फाइनली कई असफल प्रयासों के बाद कमांड सेंटर ने एक ऑटोमेटिक रेट्रोफायर शेड्यूल किया ताकि वोलिनोव को वापस लाया जा सके। तय प्रोसीजर के अनुसार रेट्रोफायर के करीब 6 सेकंड बाद हैबिटेशन मॉड्यूल और इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल को डिसेंट मॉड्यूल से अलग होना था। उसके बाद डिसेंट मॉड्यूल का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट होता जो उसे नीचे की तरफ घुमा देता, जिसके कारण डिसेंट मॉड्यूल हीट शील्ड वाली साइड से एटमॉस्फेयर में एंटर करता और सफलतापूर्वक लैंड कर पाता। लेकिन हकीकत में इससे उल्टा हुआ। रेट्रोफायर के 6 सेकंड बाद हैबिटेशन मॉड्यूल एक तेज झटके के साथ डिसेंट मॉड्यूल से अलग हो गया। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इंस्ट्रूमेंट कंपार्टमेंट डिसेंट मॉड्यूल से अलग नहीं हो सका। सेपरेशन न होने के कारण डिसेंट मॉड्यूल का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी फेल हो गया, जिसके कारण डिसेंट मॉड्यूल की हीट शील्ड वाला हिस्सा अब भी ऊपर की तरफ ही था, जिसके कारण डिसेंट मॉड्यूल नोज की साइड से ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। जैसे ही ये कैप्सूल ग्रेविटी के संपर्क में आया तो वोलिनोव अपनी सीट से नीचे की तरफ लटक गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई रोड पर चलती हुई बस को उल्टा कर दे तो उस बस में बैठे यात्रियों की जो हालात होगी वही हालात उस समय वोलिनोव की भी थी। लेकिन यहाँ समस्या इससे भी बड़ी थी क्योंकि डिसेंट मॉड्यूल के नोज वाली साइड में कोई हीट शील्ड नहीं होती। कैप्सूल का ये पार्ट री एंट्री के टाइम हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसे केवल लो हीट सहने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ इस हिस्से को एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण अगले आधे घंटे तक वोलिनोव को कैबिन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ा। ये प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इसने कैप्सूल की विंडो में दरारें पैदा कर दी। इन दरारों से अब हीट और आग की लपटें भी धीरे धीरे अंदर जाने लगी थी। उधर अत्यधिक घर्षण के कारण डिसेंट मॉड्यूल के नोज सेक्शन में लगा हैच भी अब पिघलने लगा था, जिसके कारण जहरीली गैसें कैबिन के अंदर भरने लगी थी। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अंतरिक्ष से लौटते समय कल्पना चावला के साथ घटित हुई थी। अगर कुछ और समय तक वोलिनोव के साथ भी ऐसा ही होता रहता तो उनका कैप्सूल भी हवा में ही ब्लास्ट कर जाता। इसलिए वोलिनोव भी उस समय ये अच्छे से समझ चुके थे कि संभवतः ये उनका अंतिम समय है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक एक जोरदार झटके के साथ इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल डिसेंट मॉड्यूल से अलग हो गया। संभवतः हाई टेम्परेचर के कारण इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के थर्मल सेंसर एक्टिवेट हो गए होंगे और फिर इन सेंसर ने इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के सेपरेशन के लिए बैकअप कमांड ट्रिगर की होगी, जिसके कारण वो डिसेंट मॉड्यूल से अलग हो गया। इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के सेपरेट होते ही डिसेंट मॉड्यूल का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गया और इसने तुरंत ही डिसेंट मॉड्यूल को टर्न करके हीट शील्ड वाली साइड को नीचे की तरफ कर दिया। लेकिन वोलिनोव की समस्याएं अभी यहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही कैप्सूल 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो मेन पैराशूट ओपन हुआ, लेकिन ओपन होते ही इसकी डोरियां आपस में उलझ गई क्योंकि एक्सट्रीम हीट की वजह से पैराशूट सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं नोज सेक्शन की तरफ से एंट्री करने की वजह से कैप्सूल के सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट्स भी फेल हो चुके थे। इन सब का परिणाम ये रहा कि वोलिनोव का कैप्सूल 10 किलोमीटर ऊपर से किसी चट्टान की तरह जमीन पर आकर गिरा, जिसके कारण वोलिनोव के ऊपरी जबड़े के कई दांत टूट गए। इस टाइम वोलिनोव अपनी प्राइमरी लैंडिंग साइट से करीब 600 किलोमीटर दूर थे, इसलिए उन तक मदद आने में भी कई घंटों का समय लग गया। फाइनली कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची और उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। हालांकि इस दुर्घटना में उन्हें अपने कुछ दांत गंवाने पड़े, लेकिन आज भी सोयुज 5 को उसकी सफलता से ज़्यादा उसकी ड्रामेटिक री एंट्री की वजह से याद किया जाता है, जिसने वोलिनोव को स्पेस से गिरकर जीवित बचने वाला पहला इंसान बना दिया।
दोस्तों, हम सभी ने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी जादुई कहानियां सुनी हैं, जिनमें से कुछ काल्पनिक होती हैं तो कुछ वास्तविक। हमारे भारत में और विदेशों में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर शाम के बाद रुकना मना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां पर रूहानी ताकतों का तांडव शुरू हो जाता है। आज के समय में भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो तिलिस्म और आश्चर्य से भरी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जो दूर से तो दिखाई देता है लेकिन पास आने पर गायब हो जाता है? या कभी ऐसा झरना देखा है जिसके पानी के स्रोत का कोई अता पता ही ना हो? आज हम आपके लिए ऐसी ही अजीबोगरीब जगहों के बारे में जानकारी लेकर आई हैं, जिन्हें आप एक बार जाकर जरूर देखना चाहेंगे और देखने के बाद भी उन पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस रहस्यमयी वीडियो को। रहस्यमयी झरना। तो शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी झरने से, जिसे रहस्यमयी इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी झरने देखे हैं वो किसी न किसी नदी से जरूर जुड़े हुए होते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रांस के बरगंडी राज्य में मौजूद ये झरना किसी पहाड़ी से गिरता हुआ दिखाई ही नहीं देता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बड़े से गड्ढे जैसी आकृति का दिख रहा है और इससे हर समय तेज धारा में पानी निकलता रहता है। आम दिनों में तो इस अजीब से दिखने वाले झरने से लगभग 400 लीटर पानी बाहर आता है, पर बारिश के दिनों में तो एक सेकंड में लगभग 5000 लीटर तक पानी इस झरने से लगातार बाहर आता रहता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पिछले 300 सालों से इस झरने के स्रोत की खोज करने के लिए अनेक शोध किए जा रहे हैं कि आखिर इतना सारा पानी आ कहां से रहा है, लेकिन सालों से सवाल का जवाब भी गुमनाम है। आपको बता दें कि इस गड्ढे के अंदर अपनी मर्जी से 10 से भी ज्यादा गोताखोर इस बात का पता लगाने के लिए जा चुके हैं कि गड्ढे का कोई तो अंतिम छोर होगा ही, और वो सभी गोताखोर अपने क्षेत्र में काबिल भी थे। लेकिन अफसोस कि उनमें से कोई भी कभी भी वापस नहीं आ पाया। आपको ये भी बताना जरूरी है कि आज से लगभग 400 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोग इसी गड्ढे का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसलिए उन्होंने इसकी आकृति को बेहद खूबसूरत ढंग से बनाया है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों के मन में इस झरने के रहस्य को जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। लेकिन अभी तक 10 से 15 लोगों की मौत होने के बाद भी इस झरने के रहस्य का पता नहीं चल पाया है। पौराणिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस गड्ढे के आकार वाले झरने में पानी किसी तिलस्मी दूसरी दुनिया से आता है और उनका ये भी मानना है कि उस दूसरी दुनिया में केवल सांप ही सांप रहते हैं, इसलिए वहां जाने वाला कोई भी शख्स अभी तक वापस नहीं आ पाया है। अब इस झरने की क्या हकीकत है ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है, लेकिन इसकी कहानियां इतनी हैं कि किसी पर भी विश्वास करने को मन ही नहीं मानता है। अशोक का कुआं। भयंकर गर्मी में हर जगह की नदियों, तालाबों और कुओं में पानी की कमी हो जाती है और कुछ तो सूख भी जाते हैं। लेकिन अभी हम जिस कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े। आज भले ही बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन एक समय था जब बिहार एक संपन्न राज्य हुआ करता था। आज भी जब हम बिहार के इतिहास को देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो आज के बिहार के विपरीत तस्वीर हमें दिखाती है। भले ही आज बिहार में अशिक्षा है, बहुत बेरोजगारी है और इसलिए वहाँ के लोग दूसरे शहरों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं और मेहनत मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। पर एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार से ही पूरे देश का संचालन किया जाता था। मौर्य वंश के बारे में हम सभी ने इतिहास में पढ़ा हुआ है और ये भी हम सब जानते ही हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके शासनकाल में बिहार की राजधानी पटना से ही पूरे देश को चलाया जाता था और उस समय पटना का नाम भी पाटलिपुत्र हुआ करता था। उसी मौर्य वंश में आगे जाकर एक और महान राजा आए जिनका नाम था सम्राट अशोक, और इस वक्त जिस रहस्यमयी कुएं को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक को राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल करना पड़ा था और उन 99 भाइयों का कत्ल करके अशोक ने उनकी लाशों को इसी कुएं के अंदर फिकवा दिया था। ये कुआं लगभग 20,000 साल पुराना माना जाता है। हर साल बारिश के दिनों में बिहार में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से यहाँ के हर कुएं का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहीं गर्मी के मौसम में बिहार के हर कुएं का पानी सूख कर बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पटना में स्थित सम्राट अशोक के इस कुएं में ना ही बारिश के दिनों में पानी का लेवल कभी ज्यादा होता है और ना ही गर्मी में इस कुएं का पानी कभी सूखता है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सम्राट अशोक ने इस कुएं को बहुत ही अलग तरीके से बनवाया था और इतिहासकारों की माने तो इस कुएं के अंदर एक सुरंग भी है जिसमें अशोक ने अपना पूरा खजाना छुपा कर रखा हुआ था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी पूरी तरह से नहीं बता सकता है, पर है तो ये ताज्जुब की बात थी कि इस कुएं का पानी आखिर घटता और बढ़ता क्यों नहीं है। अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कलावती किला। प्राचीन काल की बनी हुई ऐसी कई इमारतें और किले हैं जिन्हें देखकर सभी को ताज्जुब होता है। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि आखिर उस समय जब ना इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने इंजीनियर, तो इतने संसाधनों के अभाव में भी ऐसी अद्भुत इमारतों को आखिर बनाया कैसे गया होगा। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में स्थित कलावती किला आज से सैकड़ों सालों पहले बनाया गया था। यह अद्भुत किला अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक किला माना जाता है। इस किले पर चढ़ाई चढ़कर वापस लौटना मानो मौत के मुंह में वापस आना है और कमजोर दिल का व्यक्ति तो इस किले को देखकर ही घबरा जाएगा। ये किला 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और ना ही यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की, जिसका मतलब आपको सारा सामान खुद ही लाना पड़ेगा। ये किला महाराष्ट्र के मुंबई पुणे रोड पर स्थित है, जहाँ जाने के लिए आपको जान हथेली पर रखकर ही जाना होगा। ये किला गौतम बुद्ध के समय से ही बना हुआ है और इससे पहले इसका नाम मुरंजन किला था।
जिसे आप स्क्रीन पर देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची, तिकोनी और खतरनाक पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन बाद में छत्रपति शिवाजी के शासन में इसका नाम रानी कलावती के नाम पर कलावती दुर्ग रख दिया गया था और तब से ये कलावती किले के नाम से ही जाना जाता है। इस पर चढ़ने के लिए पत्थरों को काट काट कर छोटी छोटी सीढ़ियां बना दी गई है, जिन पर बारिश के दिनों में काई लगने के कारण फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया भर से एडवेंचर प्रेमी लोग इस किले को देखने के लिए जरूर आते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इस पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी जब इस किले को देखती हैं तो वो भी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर इस किले को किस तरह से बनाया गया होगा। लेकिन ये तो मराठाओं का पराक्रम ही था कि किला आज भी अडिग खड़ा हुआ है। गढ़कुंडार का किला। महाराष्ट्र की सैर के बाद आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे किले में जो किला दूर से तो नजर आता है पर पास जाने पर गायब हो जाता है। ये तो हम सभी को पता है कि हिंदुस्तान की धरोहर को नष्ट करने में मुगलों का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है और आज जिस रहस्यमयी किले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बर्बाद करने का कारण भी एक मुगल शासक ही बना था। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक गाँव की पहाड़ी पर बना हुआ है और ये हिंदुस्तान के सबसे रहस्यमयी किलों में से एक माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस किले को जब दूर से देखा जाता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब आप इस किले के रास्ते पर चलते हुए आएंगे और पहुंचने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर तो किला है ही नहीं। तो मंजिल ना मिलने पर ऐसा लगता है कि मानो आप रास्ता भटक गए हो। ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले जिस किले का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दिया था वो वास्तव में कहीं और है। लेकिन यहीं तो पर्यटक गलती कर देते हैं। स्क्रीन में आप इस किले की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किला कितना भव्य बना हुआ है। इतिहासकारों के हिसाब से ये 5 मंजिला किला आज से लगभग 2000 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन आज भी इसकी बनावट और खूबसूरती देखने को ही बनती है। इस किले के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक की नजर इस किले पर पड़ गई थी और उस समय यहाँ के शासक राजा मानसिंह थे। मोहम्मद बिन तुगलक के जासूसों और मंत्रियों ने उन्हें बताया कि मानसिंह की बेटी बेहद ही खूबसूरत है और ऐतिहासिक घटनाएं ये बताती हैं कि मुगल शासक हर एक खूबसूरत चीज को अपना बनाना चाहते थे, फिर भले ही वो कोई पराई स्त्री ही क्यों ना हो। इसी उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक राजा मानसिंह के पास उनकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। अब स्वाभाविक तौर पर राजा मानसिंह ने इस अंतर धार्मिक विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक आग बबूला हो गए और उन्होंने गढ़कुंडार के किले पर आक्रमण कर दिया। जब मानसिंह की बेटी को ये पता चला कि लड़ाई उसकी वजह से हो रही है और बेगुनाह प्रजा उसकी वजह से मारी जा रही है तो उसने खुद ही राजधर्म निभाते हुए किले के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद से तो जैसे ही किला शापित सा हो गया और उस दिन से आज तक ये किला वीरान पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस किले के अंदर आज भी राजा का खजाना मौजूद है, लेकिन जिसने भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की वो जिंदा किले से बाहर नहीं आ पाया है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनका कहीं कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ गायब हो गए। बस जिन्होंने भी उन्हें आखिरी बार देखा उन्होंने बस गुमशुदा लोगों के कदम इस किले की चौखट पर रात के अंधेरे में पड़ते हुए देखे थे। उसके बाद उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे रहस्यमयी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।